हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल टेमो एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं लोरेंज फोर्स की। जब किसी भी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे उत्पन्न हो रहा है, उसका सोर्स क्या है, उसकी बात नहीं करेंगे। हम मान लेते हैं कि किसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है जिसकी वैल्यू है बी के इक्वल। तब कोई भी चार्ज अगर उसमें क्यू हो तो उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लगता है। तो किसी भी चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स दो फोर्सेस की सम होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। और ये जो पूरा फॉर्मूला है इसको कहा जाता है लोरेंज फोर्स, बिकॉज लोरेंज के द्वारा यह दिया गया था। अब इसमें देखिए, फर्स्ट पार्ट तो इलेक्ट्रिक फोर्स का है। क्यू को जब ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा Q टाइम्स ई। सो इतना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ये बिल्कुल सिंपल है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। जो दूसरा फोर्स है वो है मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स जो है इसकी वैल्यू होगी Q V क्रॉस B के इक्वल। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर डिटेल से समझने वाले हैं, हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला, उसमें तीन क्वांटिटीज आ रही है। चार्ज आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है, और मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है। और क्या देखने जैसी बात है, और एक बात नोटिस करने की है कि नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो नेगेटिव चार्ज पर इसकी जस्ट अपोजिट 180 डिग्री आप इस फोर्स को घुमा दीजिए, इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा। दूसरी बात, फोर्स जो है वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है। किस तरीके से कर रहा है, तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो है वी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है। आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा, तो आपने वहाँ ये पढ़ा होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो होता है वी बी साइन थीटा के इक्वल। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है क्यू वी बी साइन थीटा, और इसमें एक डायरेक्शन भी होती है एन कैप, जिसकी अब हम बात करने वाले हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन थीटा आ रहा है। तो अगर थीटा जीरो हुआ, और थीटा वास्तव में है क्या, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। कोई चार्ज अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मान लेते हैं, तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, वेलोसिटी वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इस डायरेक्शन में एज्यूम करें तो v और b के बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कहलाता है थीटा। अगर थीटा जीरो हो जाता है, यानी कि v और b दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी हो जाती है, इस केस में थीटा जीरो होगा और साइन ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो होती है, और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इस केस में हो जाएगा जीरो। मतलब कोई फोर्स नहीं लगेगा। यानी कि कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है इसी डायरेक्शन के अलोंग, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। या इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी अगर मूव करता है इस डायरेक्शन में, तो उस केस में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल होगा, अगर वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तब जो दोनों के बीच में एंगल है वो 180 डिग्री होगा, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी जीरो होती है। और इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि तब भी मैग्नेटिक फोर्स जो होगा जीरो होगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इधर है तो चार्ज चाहे इस डायरेक्शन में मूव करे चाहे उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, इस लाइन के अलोंग अगर चार्ज मूव करेगा तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड किसी तरीके का फोर्स नहीं लगाएगा। दूसरी बात, हम और इसमें क्या नोट करते हैं, दूसरी चीज़ हम नोट करते हैं, ये मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो होगा तब भी जब वेलोसिटी जीरो है। यानी कि अगर चार्ज रुका हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाने वाला। अगर चार्ज सिर्फ रुका हुआ है, फिर आप उसको कितने भी मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो वहीं रुका हुआ रहेगा। तो वेलोसिटी पर भी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा चार्ज के मैग्नीट्यूड पर तो कर ही रहा है। और हम इसमें क्या नोट करते हैं, एंगल, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और चार्ज। दूसरी बात, इस एंगल पे डिपेंड कर रहा है, और इस एंगल पे इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। आपको पता है साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है साइन 1, और 1 कितने डिग्री पे होती है, 90 डिग्री पे। तो जब मैग्नेटिक फील्ड, हम दूसरी चीज़ हम ये नोट करते हैं कि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है, तो उस केस में जो साइन थीटा है, साइन 90 क्योंकि 1 होता है और यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी है, तो फोर्स भी जो है वो मैक्सिमम लगता है। यानी कि जो चार्जेस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं उन पे मैक्सिमम फोर्स लगता है। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करते हुए चार्जेस अधिकतम फोर्स का एक्सपीरियंस करते हैं। और अब हम इसमें बात करते हैं इस एन केप की। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला जो फोर्स है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है ये हम देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट के रूल याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये वी और बी का क्रॉस है। तो आपने राइट हैंड रूल पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, जो ये कहता है कि जब आप अपने राइट हैंड से
वेलोसिटी और बी की तरफ अपनी उंगलियों को कर्ल करते हुए आप इसको होल्ड करते हैं, जैसे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो वी से बी की तरफ आपकी उंगलियां मुड़नी चाहिए। इस कंडीशन में थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। और क्या ध्यान देने जैसी बात है कि वी और बी के दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा फोर्स। ये जो फोर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा और इस वेलोसिटी पे भी परपेंडिकुलर होगा। आप इसको और अच्छे से समझना चाहे तो आप इस पेपर पे मैंने दोनों तरीके की चीज़ें बनाई है। आप देखिए कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है जिसमें वेलोसिटी अगर हम इस डायरेक्शन में माने और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में माने और वी और बी के बीच का एंगल थीटा माने, तो इस कंडीशन में जो फोर्स होगा इस कागज़ के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। फोर्स जो होता है वो वी और बी दोनों पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन दो हो सकती है, या तो हो सकता है इस कागज़ से बाहर की तरफ इस तरह से आए, या फिर हो सकता है कि इस पर पीछे की डायरेक्शन में इस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हो। अब ये वाली डायरेक्शन होगी या ये वाली होगी, ये पता लगाने के लिए हम राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन दो पॉसिबल है। इस डायरेक्शन में भी पॉसिबल है कागज़ से ऊपर की तरफ एरो पॉइंट करता हुआ हो, या फिर कागज़ से नीचे की तरफ पॉइंट करता हो अंदर की तरफ, ये भी डायरेक्शन पॉसिबल है। तो दोनों में से कौन सी डायरेक्शन है यही पता लगाने के लिए हमारा राइट हैंड रूल काम आता है। हम वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हम इसको पकड़ेंगे हमारे राइट हैंड से, तो हमारी जो उंगलियां है वो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जानी चाहिए। ऐसी कंडीशन में हम देख सकते हैं थंब ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ पॉइंट करेगा, यानी कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ पकड़ेंगे तो नीचे की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगने वाला है वो लगेगा अंदर की तरफ। अंदर कागज़ के अंदर का जो फोर्स है उसको शो करने के लिए हम एक क्रॉस बना देते हैं। तो इस चार्ज पर, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कहाँ लगेगा, इस प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो हमने अभी बात करी कि माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो कागज़ के प्लेन से बाहर की तरफ लगता है, यानी कि हमको एरो का पॉइंट नज़र आता है। एरो का जो तीर का पॉइंट होता है वो एक डॉट की तरह दिखाई देता है। और नेगेटिव चार्ज पर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो जाता है। दूसरा जो रूल है राइट हैंड थंब रूल से अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती हो तो इसके लिए स्क्रू लॉ है, मैक्सवेल्स स्क्रू लॉ। तो स्क्रू लॉ क्या कहता है कि आपको वी से बी की तरफ स्क्रू को घुमाना है। तो ऐसी कंडीशन में स्क्रू किस डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे आप देखिए आप अभी फिलहाल वी की तरफ पॉइंट कर रहा है और आपको वी से बी की तरफ घुमाना है। तो जब आप इस डायरेक्शन में घुमाओगे तो आप देखेंगे कि स्क्रू कसा रहा है, अंदर की तरफ मूव कर रहा है। कसाएगा तो वो अंदर की तरफ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हम देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ होगी। यही अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। तो या तो आप राइट हैंड रूल से पता लगा सकते हैं, या फिर आप स्क्रू रूल से, मैक्सवेल के स्क्रू रूल से भी ये पता लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सी यूनिट इस्तेमाल होती है, उसकी हम बात करते हैं। तो हम फिर से हमारे इस फॉर्मूले को और आगे एनालाइज करते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की हम यहाँ पर यूनिट पता लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये फोर्स है तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, क्यू चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, वी वेलोसिटी है जिसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हम पता लगाना चाहते हैं, साइन थीटा यूनिटलेस होता है, एन कैप की भी कोई यूनिट नहीं है, और हमारे पास यहाँ से बी की वैल्यू आएगी न्यूटन सेकेंड का, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये आएगा कूलाम पर मीटर। तो न्यूटन सेकेंड पर कूलाम मीटर, एक न्यूटन सेकेंड पर कूलाम मीटर को एक टेस्ला कहा जाता है, महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के सम्मान में। सो एक न्यूटन जो है ये एक टेस्ला जो है एक न्यूटन सेकेंड पर कूलाम मीटर है। और टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड की एक बड़ी क्वांटिटी है। इसको हम समझने के लिए, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ये समझने के लिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स लिखे गए हैं, कुछ नेचुरल फिनोमिना में उत्पन्न होने वाले हैं। जैसे हम बात करते हैं कुछ छोटी बार मैग्नेट है, जनरली जो खिलौने की या अपने अपन जो जिन मैग्नेट सामान्यतः देखते हैं परमानेंट मैग्नेट्स, उनके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 10⁻⁻² टेस्ला होता है, जो कि आप समझ सकते हैं 0.01 टेस्ला के ऑर्डर का, इस ऑर्डर का मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो क्योंकि टेस्ला एक बहुत ही बड़ी यूनिट हमें साफ दिखाई देती है। और जो हमारी अर्थ है वो भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। अर्थ एक जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इस तरीके से बिहेव करती है जैसे इसके अंदर किसी ने मैग्नेट रख रखी हो, और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं बहुत कम है, 10⁻⁻5 टेस्ला, इसलिए हम इसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो पक्षी होते हैं वो जो कि विदेशों से उड़कर यहाँ तक आते हैं, साइबेरियन क्रेन वगैरह, वो सब इस मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सकते हैं, इसका मैप बना सकते हैं। इसी के ज़रिए वो अलग अलग लोकेशंस को ढूंढते हैं, या उनके लिए जीपीएस का काम करता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड।
दूसरा हमने लिख रखा है ह्यूमन नर्व। हमारा दिमाग के अंदर बहुत सारी नर्व्स होती है, न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे पूरे शरीर में न्यूरॉन्स फैले हुए हैं, नर्वस सिस्टम पूरा बना हुआ है, और इन न्यूरॉन्स के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है बहुत कम, माइक्रो एम्पियर का होता है, तो उसके द्वारा जो उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बहुत कम होता है, 10⁻⁻ टेस्ला इस ऑर्डर का। इसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने वाली इस यूनिवर्स में चीज़ मौजूद है जिसको कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार 10⁸ टेस्ला इस बहुत बड़े ऑर्डर का मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी का। इसके अलावा एमआरआई मशीन वो भी एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है, और इसका ऑर्डर लगभग 7 टेस्ला के लगभग होता है। 7 टेस्ला इससे थोड़ा कम होता है। तो ये एमआरआई मशीन का मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसके अलावा क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमको मैग्नेटिक फील्ड की बहुत छोटी वैल्यूज़ के साथ भी काम करना पड़ता है, टेस्ला बड़ी यूनिट है, तो एक दूसरी यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की गॉस। सो हम कहते हैं कि 10⁴ गॉस जो है वो 1 टेस्ला के इक्वल होता है। सो गॉस जो है वो टेस्ला से छोटी यूनिट हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। तामू एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को मजबूत करें। अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम उठाएं।